हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की जो वीडियोस हुई थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनमें हमने डिसीज एंड इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रग एंड द अल्कोहल अब्यूज के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का एक टॉपिक है जो क्लास 12 का एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है बेसिकली। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में आने वाले अपने डिसीज एंड इम्यूनोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कृपया करके अगर जो भी जिस किसी को भी मेरी वीडियोस अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले उसे देखें और उसके बाद ही इस टॉपिक के ऊपर आए। तो आज जो ये हमारी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ड्रग्स क्या होती हैं और ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको लेने से हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। हम मेनली इनमें एडिक्शन से रिलेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी वजह से किसी आजकल की जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अपनी जनरेशन को कि दे आर डीलिंग विद द एडिक्शन एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ अ ड्रग which is related to a several neurological disorders. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है कि मैं इस वीडियो में जितनी भी आने वाली जो ड्रग्स हैं उनकी ये केवल एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है। इसमें जितनी भी ड्रग्स दिखाई जाएंगी या फिर बताया जाएगा उनका मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। तो सबसे पहली जो ड्रग है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ड्रग का नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन कहें या फिर हम हीरोइन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है और इन्हें हम स्मैक भी कहते हैं, स्मैक। तो ये कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट होती है? ये हमें प्लांट से मिलती है, पेपावर सोमनिफेरम। ये एक उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है या फिर उनका बोटानिकल नेम है। और इसका कॉमन नेम है ओपियम या फिर पॉपी प्लांट। इसे पॉपी प्लांट भी कहा जाता है, पॉपी प्लांट। तो इससे जो ड्रग निकलती है वो एल्कलॉइड कैटेगरी की होती है, एल्कलॉइड कैटेगरी की। और फाइनली ये रिसेप्टर्स पे वर्क करती है, ओपॉइड रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और आपके जीआईटी ट्रैक्ट, गास्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो गास्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सर्वल नर्वस सिस्टम में ओपोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये ड्रग जाकर के अफेक्ट करती हैं और फाइनली हमारे जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के चेंजेस को फैसिलिटेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका मेडिकल यूज काफी ज्यादा होता है, पेन किलर एंड सेडेटिव। इनके हार्मफुल एंड अब्यूजिव इफेक्ट कौन से होते हैं? लाइक एडिक्शन, डिप्रेशन ऑफ सीएनएस एंड डेथ। मतलब इनसे क्या होता है कि इनसे आदत लग जाती है। आदत कैसे लगती है कि जब कोई कोई पेशेंट हो या फिर जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को ये मेडिकेशन देता है उसके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से और उसके एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से उसे ये प्रेस्क्रिप्शन में ड्रग दी जाती है। मतलब किसी डॉक्टर के बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये जब जो ड्रग लेता है ये इलीगल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इन सभी की निगरानी हम बात करें, अफीम वगैरह, अफीम अभी हम बात करेंगे अभी अफीम के बारे में। अफीम जो होता है, आपने कॉमन वर्ड है अफीम सुना होगा, तो इस अफीम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी इसी पॉपी प्लांट, ये एक पॉपी प्लांट है। ठीक है, यहीं से फाइनली ये देखो, आप जो देख रहे हो ये व्हाइट व्हाइटिश कलर का, इसी को फाइनली ड्राई करके आपकी अफीम क्रिएट की जाती है, अफीम। और उसे फाइनली भेज दिया जाता है लैब के अंदर, उसे फर्दर प्रोसेस करके मॉर्फिन इसका बनाया जाता है। ठीक है, जिसके मेडिकल यूज है उसे एज अ पेन किलर और एज अ सेडेटिव की तरह पेशेंट को दिया जाता है। अगर इसका अनएथिकली यूज करा जाए तो इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे सीएनएस में। या सीएनएस में ऑब्वियसली बात है, जब इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सीएनएस में तो सीएनएस में ही इसके वर्क होंगे। तो तब हम कह सकते हैं कि बच्चों कि ये हार्मफुल इफेक्ट डालेगा बॉडी के ऊपर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उसमें डिप्रेशन होगा और उसमें सडन कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, किसी भी काइंड का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर न्यूरोलॉजिकल इलनेस उस बॉडी में आ सकती है। ओके, तो ये था मॉर्फिन का रोल। मॉर्फिन, इसमें हमें याद क्या रखना है? याद हमें केवल ये रखना है ड्रग का नाम, बोटानिकल नेम पेपावर सोमनिफेरम, और इसका कॉमन नेम और इसका रिसेप्टर्स और मेडिकल यूज। नेक्स्ट जो है बेटा वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, गांजा, गांजा, भांग, ठीक है, चरस और हैशेस। और हम बात करें
और भी सारे काफी सारे कॉमन नेम हो सकते हैं, जैसे मैरिजुआना, मैरिजुआना, ठीक है, ये सारे मैंने नाम्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे कैनाबिनॉइड्स, ये ड्रग होती है, ये हमें मिलती है कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। ठीक है, ये कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में आते हैं। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में होते हैं। कॉमन नेम है इनके गांजा, भांग, चरस, हैश एंड marijuana। ये इनहेल्ड करे जाते हैं और इंजेस्ट करे जाते हैं, मतलब आप इनको ओरली भी ले सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप इन्हें निगल सकते हैं, swallow कर सकते हैं, और आप इसे इनहेल भी कर सकते हैं। मतलब ये दो तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप उस किस तरीके से उस ड्रग को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और इसका मेडिकली यूज किया जाता है एंजाइटी में, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में। और इनकी अगर हार्मफुल डोजेस अगर हम एक्सेस अमाउंट में डोजेस हम लेंगे तो इसे हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है, हार्ट रिलेटेड डिसीज जिन्हें हम कहते हैं, और हेलुसिनेशन होने लगते हैं। ठीक है, और इंडिया में जो है, जितने भी ये इलीगल ड्रग्स हैं, जितने भी जैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रग्स की, जैसे हमने अभी बात करी थी कैनाबिनॉइड्स की, ओपॉइड्स की, या फिर हम बात करें कोकेन की या कोका ड्रग की। तो ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में होती है। इनकी खेती जो होती है, इन प्लांट्स की खेती जो होती है, या फिर इनकी कटाई होती है, इनका फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निगरानी में होते हैं। इनके लिए स्पेशल फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, इसमें स्पेशल फार्मर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और इनके लिए जो अलॉटमेंट होता है लैंड्स का, ये भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। गांजा, हैशिश, चरस आर द डेराइव फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा प्लांट। तो ये कैनबिस सटाइवा प्लांट से हमें मिलते हैं ये भी सारी चीजें। अब डिफरेंट डिफरेंट, एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर फूल होता है, उसके अंदर स्टेम होता है, उसके अंदर लीफ होती है, उसके अंदर रूट्स होता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से फाइनली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांजे, गांजे का जो हम बनाते, गांजा जो बनाया जाता है वो ड्राइड फ्लावर टॉप्स एंड लीफ से कलेक्ट करा जाता है। हैशिश जो होता है वो बेसिकली रेजिन एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं कैनबिस प्लांट से, रेजिन। ठीक, काफी सारी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, उनसे रेजिन को निकाला जाता है और फाइनली उसे लैब में प्रोसेस करके क्रिएट किया जाता है। हैशेस जो होती है, इसमें 20 to 60% टीएचसी होता है। टीएचसी एक केमिकल है बेटा, जो माइंड को रिलैक्स करता है। यही रिसेप्टर्स पे जाके, कैनाबोइड रिसेप्टर जो ब्रेन में होते हैं उन पर जाकर के एक्ट करता है। इट्स अ केमिकल विच रिलैक्स द माइंड। Next is charas. Charas is formed of a hand-collected cannabis resin. THC content usually ranging from 30%। इसमें THC की रेंज 30% होती है। और जो चरस होता है ये फाइनली हैंड रेजिन से प्रिपेयर्ड किया जाता है, मतलब एक तरीके से हैंड को रब करके क्रिएट किया जाता है, और फाइनली उस रेजिन को ड्राई करके काफी सारे और भी ज्यादा प्रोसेस है, उनसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है कोकेन। कोकेन ड्रग, कोकेन ये हमें मिलती है एलेक्ट्रोजैलम कोका से, कोका एल्कलॉइड, और ये ब्लॉक करती है डोपामिन रीअपटेक। इसे कॉमन नेम है क्रैक, कोक और कोकेन पाउडर। इसे स्नॉट करा जाता है। इट वाज यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, इसके एक्सेसिव यूज से क्या हो सकता है? यूफोरिया, इंटेंस ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड वेलबींग, हेलुसिनेशन, एडिक्शन। देखो, इसका मतलब क्या है कि जब कोकेन जो ड्रग होती है, ये बेसिकली डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करती है। डोपामाइन करते क्या करता है? हमें माइंड को रिलैक्स करता है। डोपामाइन बॉडी में जब डोपामाइन रिलीज होता है तो बॉडी रिलैक्स करती है, लेकिन ये उन डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वो फाइनली हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं, काफी ज्यादा अटेम्प्टिव होने लगेगी। ठीक है, और इंटेंस हो जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, एक्साइटमेंट हो जाएगी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है एट्रोपाइन और स्कोपोलामीन, या फिर हम कहें स्कोपोलामीन। ये दोनों एक ही टाइप के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से जरूर मिलते हैं हमें। बेलाडोमा, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ये प्लांट का बोटेनिकल नेम है, और ये इसका कॉमन नेम है बेलाडोना। और ये जाकर के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे, और ये भी जाकर के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे ही वर्क करता है। इन दोनों के रिसेप्टर सेम है। इनका जो कॉमन नेम है, इसका बेलाडोना है, और इसका धतूरा। आपने सुना भी होगा धतूरा, धतूरे के बारे में। जब महाशिवरात्रि होती है, वहां पर भी धतूरा होता है, धतूरे का यूज होता है शिव जी के ऊपर। और भी काफी ज्यादा मेडिसिनल यूज होते हैं धतूरे के, जैसे फोक मेडिसिन में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। और एंटी स्पैस्मोडिक टैबलेट्स जो होती हैं, उनमें एट्रोपाइन का काफी ज्यादा बेलेडोना का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक एडिकेट अमाउंट में लेते हो तो उस ड्रग का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो भी इन द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर, या फिर कोई डॉक्टर ड्रग को प्रेस्क्राइब करे तभी।
आप उस ड्रग को कंज्यूम करें, अदरवाइज कभी भी ऐसे ड्रग्स को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। मतलब इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं कि जो पर्सन होता है उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, ठीक है, उसका रिबेलियस नेचर हो जाता है, वो काफी ज्यादा अग्रेशन हो जाता है, और उसके अंदर सडन हैप्पीनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, और कंफ्यूजन, ये सारी चीजें होने लगती हैं। टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज होने लगती है। लास्ट वन इज टोबैको, nicotine. Nicotine is present in a tobacco plant, nicotiana tobacco. It is a kind of alkaloid. Nicotinic acetylcholine receptors. These are the निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, जैसे सिगरेट, स्नफ एंड च्यू, आप तंबाकू की बात करते हैं, सिगरेट्स की बात करते हैं, सिगार्स की बात करते हैं, तो उनमें ये टोबैको प्रेजेंट रहता है बेसिकली। ठीक है, आप इसे स्मोक कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं और स्नफ कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड के मेडिकल, इसमें मेडिकल में निकोटिन का यूज क्या होता है, आपने सुना होगा कि निकोटेक्स गम आती है, ठीक है। जो निकोटेक्स गम है, ये कैसे सिगरेट की तलब को छोड़ने में मदद करती है, ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें भी स्मॉल काइंड ऑफ निकोटिन जो होता है वो ऐड होता है। वो निकोटिन क्या करता है, जब वो उस गम में जो होता है वो हमारे माइंड में जाता है, और हमारे माइंड में जो रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वहां जाकर के फाइनली वो अटैच होता है और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, कि ऐसा लगता है कि हमें, हमारे माइंड को रिलैक्स कर रहा है। और वो एक तरीके से अल्टरनेटिव होता है सिगरेट का, क्योंकि आप सिगरेट जब पीते हैं, देखा होगा, तो वो काफी सारे धुएं को इंजेस्ट करते हैं, जो उनके लंग्स में जाकर के टार की तरह जमने लगता है, ठीक है, और उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, ठीक है, उसकी सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलने लगती है, उसे कफिंग हो जाती है बहुत जल्दी, उसके हो सकता है सीवियर केसेस में उसे कैंसर कैंसर का भी पेशेंट हो जाए। तो उसकी जगह पे जब वो निकोटेक्स गम वगैरह लेता है, तो उसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनर एक्यूट अमाउंट ऑफ निकोटिन होता है, वो वहां रिसेप्टर पे जाकर के वर्क करता है, और फाइनली वो सिगरेट को छोड़ने में ऐसे मदद मिलती है। मतलब बेसिकली उसमें फर्क इतना है कि सिगरेट में आप उस धुएं को लेते हो जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, उससे आपको कैंसर हो सकता है, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, और ये टार की तरह आपके लंग्स की जो एल्व्यूलाई के सैक होते हैं, उनमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो और गम में दूसरी तरफ आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ निकोटिन होता है, जो आपके माइंड में प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें जाकर के रिलैक्स करता है, अटैच होकर के। तो ये सारी ड्रग्स के बारे में कंप्लीट हो चुका है। तो इन सारी ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। कोका के बारे में हमने, स्कोपोलामिन के बारे में, धतूरे के बारे में, और निकोटिन के बारे में। और इससे पहले हमने पढ़ा कैनाबिनॉइड्स के बारे में, और हमने पढ़ा मॉर्फिन और हेरोइन के बारे में। इंडिया में जो है, इंडिया में इंडिया में भांग जो है वो लीगल है, क्योंकि जो भांग के सरकारी ठेके होते हैं, लेकिन उन्हीं पे ही भांग मिलती है। आप अगर हमेशा, जब कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी को भांग कंज्यूम करनी होती है, वो सरकारी ठेके से ही जाकर के भांग खरीदता है। ऐसा ही नहीं कि कहीं भी उग रही है और आप उसका कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, ये कंप्लीटली इलीगल है। और हमेशा इसको कंज्यूम करने के लिए आपकी एज हमेशा अबव 22 ईयर्स अबव होनी चाहिए। अब बात करते हैं इससे होने वाले एडवर्स इफेक्ट पे। अब नई जनरेशन पे, ये जो आने वाली जनरेशन है, या फिर अब जो जनरेशन है, तो इसमें एडोलेसेंस जो एज होती है जनरेशन की, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है इन सारी ड्रग्स का, तो इसके बारे में जानते हैं, चलिए। एडोलेसेंस एंड द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंस कौन सा पीरियड होता है? पीरियड जब 12 से लेकर 18 साल तक की एज होती है। इस 12 साल से लेकर 18 साल की एज में, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है एडोलेसेंस। इस पीरियड में काफी सारे बिहेवियरल एंड द बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बच्चों के। तो ये काफी वनरेबल फेज होती है, क्योंकि इसमें मेंटल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है इस एज में। तो कैसे बच्चे इसका फर्स्ट यूज कब करते हैं? मतलब आजकल आपने जनरेशन को देखा है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये नशे की तरफ इस तरीके से आकर्षित हो चुके हैं कि वो पहले तो स्टार्टिंग करते हैं इस तरीके से कि जैसे उनके माइंड को रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है। और क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, चलिए उनमें से कुछ कारणों को अभी जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हैबिट टू एस्केप द प्रॉब्लम और अ स्ट्रेस। किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए या फिर स्ट्रेस वगैरह को रिलीज करने के लिए, वो उनके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन उसे ढूंढते हैं। अकेडमिक एंड एग्जाम प्रेशर मेजर फैक्टर। मतलब ये एग्जाम का, जैसे एग्जाम का जो प्रेशर होता है और एकेडमिक प्रेशर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस का होता है कि क्लास में फर्स्ट आने का होता है, क्लास में सेकंड आने का होता है, या फिर कोई फेल हो जाता है, या फिर कोई लास्ट आता है।
या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट होता है उसको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ती है, तो वो ये सारी चीजें ड्रग्स की तरफ अपना ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली बहुत ही गलत डिसीजन होता है। अब आप खुद ही सोचो, अब कोई ड्रग्स लेकर के क्या नासा का साइंटिस्ट बन जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रग्स कुछ नहीं करती हैं, ड्रग्स आपकी बॉडी को केवल हार्म करती हैं। ड्रग्स केवल आपकी बॉडी को हार्म ही करती हैं। बिना प्रिस्क्राइब करी हुई ड्रग लेने से आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट ही आएंगे हमेशा। सोशल एंड परसेप्शन, कूल एंड प्रोग्रेसिव टू यूज ऑफ अ ड्रग एंड अल्कोहल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स होते हैं और मूवीज होती हैं, ये सब ड्रग्स एंड अल्कोहल कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो उससे भी बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वो अपने अपने वो अपने सोशल सराउंडिंग में काफी ज्यादा कूल दिखने के लिए इन सारी चीजों का कंजप्शन अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस लाइक टीवी, मूवीज एंड इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर एटसेट्रा, एंड पीयर प्रेशर एंड अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड। कुछ कुछ बच्चों के जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उनमें काफी ज्यादा टेंशन का माहौल चलता है। फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स पेरेंट्स में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, जिनकी वजह से वो काफी पीयर प्रेशर झेलते हैं और उनके ब्रेन में ऐसे इफेक्ट पड़ जाते हैं कि मेंटल ट्रॉमा हो जाता है चाइल्डहुड में, तो जिसकी वजह से वो इन नशे की लत की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो ये थे कुछ रीजन जिनके बारे में हमने जाना कि बच्चों को ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि जिनकी वजह से वो ज्यादातर इन ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, क्या क्या इफेक्ट होते हैं? देखो, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी दिखने वाले, ठीक है, जो जल्दी दिख जाते हैं ड्रग्स लेने के बाद। रैकलेस बिहेवियर, वायलेंस एंड वेंडलिज्म। रैकलेस बिहेवियर एंड वायलेंस एंड वेंडलिज्म का मतलब है बेसिकली वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं नेचर के, अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, और रिबेलियसनेस आ जाता है उनके अंदर। और कभी कभी जब इनकी ओवरडोज हो जाती है, इनकी ओवरडोज में बॉडी कोमा में भी चली जाती है या फिर हम कहें डेथ भी हो जाती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या फिर सेरेब्रल हैमरेज, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। मिक्सचर ऑफ अ ड्रग एंड अल्कोहल। अब कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि काफी सारी ड्रग्स को एक साथ लेते हैं और जिसकी वजह से ओवरडोजिंग हो जाती है और बॉडी में अ, उनकी बॉडी काफी ज्यादा उन चीजों को झेल नहीं पाती है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है फाइनली। और झेलने की तो बात कहाँ से आई जब उस ड्रग का यूज ही इलीगल है तो। वार्निंग साइन इन यूथ। आप कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइन है जो आप यूथ के अंदर देख सकते हैं? सबसे पहला, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड स्कूल एंड कॉलेजेस एब्सेंस, नेग्लेक्ट ऑफ अ हाइजीन एंड सोशल विड्रॉल्स। मतलब वो बच्चा अपनी हाइजीन पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा और अपनी सोशल गैदरिंग्स भी इतनी नहीं करेगा, वो सबसे अलग अलग रहने लगेगा, सेपरेटेड। डिप्रेशन, फैटीग, अग्रेशन एंड रिबेलियसनेस। मतलब कि वो काफी ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, थका थका रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा और शांत रहेगा और हमेशा अगेंस्ट में रहेगा हर चीजों के। आप उसे बोलोगे कि बच्चे खाने खा ले, वो खाना नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसे कोई भी किसी भी बात के ऊपर आप उसे कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिबेलियस नेचर का हो जाएगा, वो आपकी बात ही नहीं मानेगा बिल्कुल ही। लेकिन ऐसे टाइम पे हमें उनके साथ काफी ज्यादा एक काउंसिल हम उसे उनके साथ एक पेरेंट्स की जगह कम और एक काउंसलर की तरह हमें उन्हें फ्रेंड की तरह ज्यादा ट्रीट करना चाहिए। हमें उन्हें कभी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि इसके अलावा भी और ज्यादा ऑप्शन है जिनसे हम अपनी चीजों के साथ डील कर सकते हैं, अपने फेलियर के साथ कैसे डील कर सकते हैं, हमें उन्हें सिखाना चाहिए ये सारी चीजें। लॉस ऑफ हॉबीज, डिटोरेटिंग फ्रेंडशिप एंड फैमिली टाइज। तो वो रिश्ते वगैरह, फैमिलीज वगैरह किसी से सब में अनबन रहती है उन बच्चों में, किसी से नहीं बनती उन बच्चों की। इरेगुलर स्लीप साइकिल, एपिटाइट और वेट फ्लक्चुएशन। मतलब उनका वेट कभी घटता है कभी बढ़ता रहता है, ठीक है। और इरेगुलर एपिटाइट मतलब उन्हें कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, बिल्कुल ही कतई अजीब ही हो जाते हैं। इरेगुलर स्लीप स्लीप साइकिल कंप्लीटली बिगड़ जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ रिस्क। अब जब कोई ड्रग लेता है, ऐसे ड्रग, तो ऐसे ड्रग लेने के बाद उनकी हेल्थ पे और कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकते हैं? उनकी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? मेनली अगर वो कोई इंट्रावीनस ड्रग ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने जो इंट्रावीनस ड्रग ली वो किसी सीरियन से लेंगे, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन की सीरियन हुई तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी उस हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से
लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से उनके लिवर सिरोसिस हो सकता है, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम हो सकता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं फीटस के ऊपर। स्पोर्ट्स के जब अंदर जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर साइड इफेक्ट्स इन फीमेल, जो फीमेल्स, आपने डोपिंग सुना होगा कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि वो अपने अंदर ऐसे स्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हैं, ऐसे डायोरेटिक्स को इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उस इंक्रीज परफॉर्मेंस से बेसिकली उनकी बॉडी को काफी ज्यादा हार्म तो पहुंचता है, उनकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडी को काफी ज्यादा हार्म पहुंचता है। ये कंप्लीटली इलीगल प्रोसेस है स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर। आप जब भी बात करेंगे डोपिंग के बारे में तो ये कंप्लीटली इलीगल प्रोसेस होता है डोपिंग। साइड इफेक्ट्स इन मेल एंड फीमेल्स एंड मेल्स। जब हम फीमेल्स के अंदर बात करते हैं तो उनके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती है, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट एंड डीपेंड वॉइस, मतलब भारी आवाज हो जाती है, ठीक है। मस्कुलिनाइजेशन हो जाता है, उनकी मसल्स ग्रोथ करने लगती है काफी ज्यादा, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, क्लेट एनलार्जमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। जब मेल्स की बात करते हैं उनके अंदर अग्रेसिवनेस, एक्ने, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, किडनी डिस्फंक्शन, स्पर्म काउंट काफी लो हो जाता है, ऐसी सारी चीजें, और रिड्यूस टेस्टेड साइज एटसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। एडोलेसेंस में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, एडोलेसेंस कौन सी एज होती है, 12 से लेकर 18 साल तक की जो एज होती है बच्चों में। उस एज में अगर कोई भी ड्रग्स लेता है, इन्हें कंज्यूम करता है, तो उनकी सीवियर एक्ने, प्री मैच्योर बोन ग्रोथ क्लोजर एंड स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो बच्चे अ, आपने अ, बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स वगैरह में देखा होगा कि जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है काफी ज्यादा रुक जाती है, ठीक है। या फिर हम कहें उनकी ग्रोथ ग्रोथ जो होती है काफी ज्यादा जल्दी मेच्योर्ड हो जाते हैं, उनकी बॉडी में वो हार्मोन जल्दी सिक्रीट होने लगते हैं ड्रग्स लेने की वजह से। या फिर हम बात करें कि उनकी ग्रोथ जो होती है काफी ज्यादा रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब या तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगेंगे, या उम्र से पहले ही बहुत ज्यादा बड़े होने से पहले उनकी ग्रोथ रिटार्ड होने स्टार्ट हो जाएगी, बोन्स वगैरह शॉर्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें, उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम डेपोजिशन कम होने लगेगा, फॉस्फोरस डेपोजिशन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से बोन्स वगैरह काफी ग्रोथ में रुक जाती हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखते हैं। अवॉइडिंग पीयर प्रेशर, मतलब बच्चों के ऊपर किसी बात का प्रेशर नहीं डालना है, कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, उनको कोई भी एकेडमिक्स प्रेशर नहीं देना है, हमें उनको पुश नहीं करना है कि अपनी लिमिट से आप बाहर जाकर के परफॉर्म करके दिखाइए, नहीं, वो जितना जैसा परफॉर्म करना है वैसा बहुत अच्छा है, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन्हें प्रेशर ही ना करो, एक एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव मोटिवेशन भी इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, teach stress management, acceptance of a failure, and energy to be challenged, channeled into a sports, yoga, and reading and music। देखो, उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हमें सिखाना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए कि फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करा जाता है, और अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, योगा एंड म्यूजिक, इन सब की तरफ उनका जो आकर्षक ध्यान है उनका आकर्षित करना चाहिए। सीकिंग हेल्प फॉर अ पेमेंट पेरेंट्स peer गाइडेंस, शेयरिंग इमोशन एंड एंजाइटी, गिल्ट विद द ट्रस्टेड पीपल। उन्हें ऐसा ट्रस्ट दिलाना चाहिए बच्चों को, या फिर हम कहें जो गिल्टी पर्सन होते हैं वो भी काफी ज्यादा, जो बच्चे थोड़े गिल्ट में जी रहे होते हैं, उन्हें किसी बात का गिल्ट होता है, तो वो भी इन ड्रग्स की तरफ काफी जल्दी आकर्षित होते हैं। तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि अ, हम उनके एज अ फ्रेंड की तरह, हम उनके काउंसलर की तरह उनके पास जाएं, और उनको भरोसा दिलाएं कि वो हमें बता सकते हैं जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, और उनकी एंजाइटी वगैरह को हमें काफी लो करना चाहिए, उन्हें इमोशनली अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। फोर्थ वन इज लुकिंग फॉर अ डेंजर साइन, हमें डेंजर साइन की तरफ ज्यादा जल्दी देखना चाहिए। जैसे जो बच्चे में मैंने अभी आपको बताया था कि उसका वेट फ्लक्चुएशन, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, वो दे फील सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी
ये सारी चीजें भांप लेते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनका दोस्त किसी न किसी चीज से सफर कर रहा है, या फिर क्लास में जो बच्चा है वो काफी ज्यादा शांत है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो है। तो टीचरों को उनसे पूछना चाहिए कि हाँ क्या हो गया, या फिर बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको बच्चे क्या प्रॉब्लम है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं आपको, आपके घर पे कोई ऐसी बात हुई, तो एक तरीके से काउंसलर की तरह वर्क करना चाहिए। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर कोई पेशेंट या फिर कहें हम कोई बच्चा जो काफी ज्यादा एडिक्टिव हो चुका है, तो उसके लिए हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, या फिर हम साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत पड़े तो हमें ले लेनी चाहिए। और बताना चाहिए कि कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल हो सकती है हर कंडीशन में। अरे आप ठान लोगे तो क्या नहीं हो सकता, हर एक चीज हो सकती है जब आप ठान लो। तो ये जो कुछ टॉपिक है जैसे एचआईवी एड्स एंड कैंसर, ये अभी हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में रह गए थे, ये जो चैप्टर के अंदर है एड्स एंड एचआईवी। तो एचआईवी क्या है बेटा, इट्स अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये बेसिकली हेल्पर टी सेल पे वर्क करता है, CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स इन पर वर्क करता है। ये वायरस जो होता है इन्हीं को जाकर के अटैक करता है। ठीक है, ये एक तरीके का आरएनए वायरस है, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, ये ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड और ब्रेस्ट फ्लूइड, इन सभी चीजों से, ये जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, सीमन, वेजाइनल फ्लूइड या फिर ब्रेस्ट मिल्क के कांटेक्ट में आते हैं, तो फाइनली उससे एचआईवी फैल सकता है। ठीक है, और एक फैलता किससे नहीं है बेटा, एयर से नहीं फैलता, सलाइवा से नहीं फैलता, और मस्कीटो बाइट से भी नहीं फैलता। लास्ट क्लास में मैंने शायद क्वेश्चन पूछा था एक, क्या मस्कीटो बाइट से एचआईवी एड्स फैलता है? तो नहीं फैलता है, लास्ट क्लास में आंसर दे दिया था। व्हाट इज एड्स? देखो, काफी काफी आपने काफी बच्चों को सुना होगा कहते हुए कि एचआईवी एड्स हो गया है। तो एचआईवी एड्स नहीं, बेसिकली एचआईवी अलग चीज है, एड्स अलग चीज है। एचआईवी क्या है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, और ये इसकी एडवांस स्टेज है एचआईवी की, एड्स। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जब हम सिंड्रोम किसी वर्ड के पीछे लगते हैं, इसका मतलब होता है बेटा, सिंड्रोम्स इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का क्या मतलब है कि इसमें ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन भी होगा, काफी सारे इन्फेक्शन एक साथ आ जाएंगे। अब जिसको एचआईवी होता है, तो उसके हेल्पर टी सेल तो बेटा डिफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एचआईवी का जो वायरस है वो जाकर के हेल्पर टी सेल के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर हेल्पर टी सेल के ऊपर वो अफेक्ट करेगा, तो हेल्पर टी सेल वर्क नहीं कर पाएंगे, ना ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन में बी सेल की मदद कर पाएंगे, ना ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तब क्या होता है कि अ, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा लो हो जाता है, और काफी सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देख पा रहे होंगे, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, कपोसिस, सार्कोमा और ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे अपॉर्चुनिटी उन इन्फेक्शंस के बैक्टीरिया को मिल जाती है, और बॉडी पे आकर के अटैक कर लेते हैं जिस पेशेंट को एचआईवी होता है। ठीक है, इसमें टी सेल काउंट क्या होता है, ये लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक चला जाता है, लेस देन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए ये ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि जब आपका हेल्पर टी सेल्स का काउंट 200 सेल्स पर एम क्यूब से नीचे चला जाएगा, तो फाइनली दैट पेशेंट इज अ इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट। अब एचआईवी का वायरस वर्क कैसे करता है, आपने देखा, एचआईवी का वायरस जो होता है वो फाइनली ये CD4 सेल्स है, CD4 पॉजिटिव सेल्स है, जिन्हें हम हेल्पर टी सेल भी कहते हैं। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। ठीक है, फाइनली अटैच होता है। ये सबसे पहले इसके फिगर देख लेते हैं, ये कैसा दिखता है। देखो, ये जो इसके चारों ओर आप लोग देख रहे हैं, ये फूल फूल से बेटा, ये फूल नहीं है, ये स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इन्हें हम ये ग्लाइको प्रोटीन के मिले होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं। ये इसकी लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ये मैट्रिक्स होता है। उसके बाद ये इसका आरएनए मॉलिक्यूल है, इसकी आरएनए मॉलिक्यूल के पास ये इसके एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, और ये इसका कैप्सिड प्रोटीन है। ये प्रोटीन का मिलकर के बना होता है, ये इसका पूरा कैप्सिड, ये आप लोग देखते हैं, ये प्रोटीन का मिलकर के बना होता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं, ये फाइनली जाकर के अटैच हो जाते हैं हमारे होस्ट होस्ट है, ये होस्ट सेल होती है। होस्ट सेल कौन सी सेल, होस्ट की कौन सी सेल है, CD4 हेल्पर टी सेल की सेल। और फाइनली ये अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। इंजेक्ट होने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल और उससे रिलेटेड एंजाइम को
एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसके पास जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसके आरएनए से फाइनली एक डीएनए बनाता है। तो यहाँ पे आरएनए और डीएनए हाइब्रिड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए डीएनए हाइब्रिड में से ये डीएनए वापस से मूव करता है, इस डीएनए को नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फाइनली मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर होस्ट सेल के, और न्यूक्लियस के अंदर आप लोग जानते हो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और फाइनली ये जाकर के उसके डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम, INTEGRASE, इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट कर देता है, और ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोवायरस। प्रोवायरस, ठीक है। तो फाइनली जब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो उस न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ उस वायरल डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट होगा, और आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जब आरएनए मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे न्यूक्लियस से, और फाइनली वो प्रोटीन के साथ मिलकर के, वायरल प्रोटीन के साथ मिलकर के कैप्सिड बना लेंगे, और एक न्यू वायरॉन पार्टिकल को एग्जिट आउट कर देंगे, जिससे प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस करते हैं। ये जो नए वायरॉन पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्हें वायरॉन पार्टिकल कहते हैं, न्यूली वायरॉन पार्टिकल्स, न्यू एचआईवी वायरस। फिर वो जाएगा, वो नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ओके, तो ये चार मैंने पॉइंट्स लिख दिया, मेन मेन यहाँ पे जो चार पॉइंट्स है। टारगेट एचआईवी एंड होस्टल इंटरेक्शन, viral enzyme causing the replication and the reverse transcription of a viral RNA to a complementary DNA, target the viral genome in the integration into the host cell by the integrase enzyme। वही अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, असेंबली ऑफ अ न्यू वायरस, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट है या फिर ट्रांसमिशन की बात करें, तो ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कंटेमिनेटेड निडल से, मदर टू चाइल्ड से, ब्रेस्ट फीडिंग से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम इसका? सेफ सेक्स, यूज ऑफ कंडोम्स, एंड स्टेरलाइज निडल, एंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में क्या होता है बेटा? एंटी रेट्रोवायरल में इम्यूनोसप्रेसेंट, उसे इम्यूनो इम्प्रूव ड्रग्स दिए जाते हैं। उस इम्यूनो इम्प्रूव ड्रग के अंदर उसमें काफी ज्यादा उसे ध्यान में रख करके उसे एक सलाह दी जाती है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को काफी ज्यादा अच्छा रखना है। वो एक कंप्लीट मॉनिटरिंग के अंदर वो पेशेंट होता है, मतलब काफी ज्यादा ऐसा एनवायरनमेंट होता है ART थेरेपी के अंदर कि उसमें पेशेंट काफी ज्यादा मॉनिटर किया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को बताया जाता है। सप्रेस HIV and improve immune functions. With ART, pupils live longer, healthier lives and ट्रांसमिशन रिस्क रिड्यूस। क्योंकि अब जिस पेशेंट को अगर HIV हो गया, अगर हम उसे ऐसे ही जाने देंगे बिना किसी सलाह के, ART में बेसिकली बेसिकली क्या है, उसे एक मेंटल थेरेपी भी दी जाती है, और उसे एक मेडिकेशन, इसे केमिकल हेल्प भी दी जाती है, उसे मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन प्लस उसे मेंटल हेल्प भी दी जाती है। उसे बताया जाता है कि आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको HIV हो गया है, तो इसे ठीक करा जा सकता है। वैसे तो अभी तक इसका ऐसा कोई क्योर नहीं है, लेकिन उसे इम्यून उसकी ऐसी काउंसलिंग की जाती है, तो उसे बताया जाता है कि उसे काफी ज्यादा और भी लोगों को हुआ है, और उसे सहानुभूति दी जाती है, हम कहें सिंपथी वगैरह दी जाती है। अर्ली टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट क्रिटिकल फॉर कंट्रोल। सिम्टम्स कौन से होते हैं? बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जैसे वेट लॉस हो गया, क्रोनिक कफ हो गया, स्वेलोन लिम्फ नोड हो गया, एंड वेट लॉस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सॉरी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो काफी ज्यादा कॉमन रहते हैं HIV पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर इज क्या? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ नॉर्मल सेल्स फॉर्मिंग अ ट्यूमर। देखो क्या है कैंसर, क्या है बेसिकली, इट इज अ काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ठीक है, उसे हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर क्या है? कैंसर आपका जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली, जेनेटिकली आपका कैंसर आपका जेनेटिकली होता है। तो कैंसर सेल्स इवेड्स नॉर्मल सेल डेथ, एपोप्टोसिस एंड इम्यून डिस्ट्रक्शन। देखो कैंसर सेल क्या करती है कि उस पर इम्यून सिस्टम का कोई वर्क नहीं होता, और ना ही प्रोग्राम सेल डेथ जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं, उसका भी कोई इस पर वर्क नहीं होता है। अब देखो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये एक हेल्दी सेल है, एक हेल्दी सेल है, ये एबनॉर्मल
सेल ग्रोथ की तरफ कब जाती है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की तरफ कब जाती है? क्योंकि इस ये जो नॉर्मल सेल होती है ना बेटा, नॉर्मल सेल, इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये पीसीडी के अंदर जाए। पीसीडी का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। पीसीडी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब हमारी बॉडी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी सेल को जब चाहे वो तब उसे किल कर सकती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस, ठीक है, अपोप्टोसिस, इसे कहा जाता है अपोप्टोसिस। अब प्रोग्राम सेल डेथ, जब कोई भी नॉर्मल सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जैसे लाइक रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स, ठीक है, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन्स हो गए, P53 प्रोटीन्स हो गए। ये एक नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल में कन्वर्जन होने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ना तो उस पर पीसीडी वर्क करता है, ठीक है, ना ही उसमें हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर पाता है, उस सेल्स को किल करने में इम्यून सिस्टम, ठीक है, वर्क कर पाता है। तो एबनॉर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू एबनॉर्मल सेल, और फाइनली वो एक इमोर्टैलिटी आ जाती है उसके अंदर। अब जब वो मरेगी नहीं तो बेटा वो क्या हो जाएगी? इमॉर्टल हो जाएगी। इमोर्टैलिटी आ जाएगी तो उसका मतलब है कि वो रैपिडली ग्रोथ कर पाएगी, रैपिडली ग्रोथ करते करते वो अपना नंबर इंक्रीज करेगी और फाइनली एक ट्यूमर को कॉज कर देगी, और फाइनली ये एक ट्यूमर को नंबर इंक्रीज कर लेगी, नंबर इंक्रीज करेगी और फाइनली बहुत सारी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी, और यहाँ पर फाइनली एक ट्यूमर क्रिएट हो जाएगा, ट्यूमर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लार्ज एंड इरेगुलर न्यूक्लियर, इसका जो न्यूक्लियर होता है वो इरेगुलर और लार्ज होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर डिवाइडिंग सेल्स, स्क्रेस साइकोप्लाज्म, अल्टर ऑर्गेनेलिस मतलब गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काफी ज्यादा होते हैं। मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन एंड एबनॉर्मल एंटीजन, मेटाबॉलिक चेंजेस, हाई ग्लूकोज इनटेक, वार्बर्ग इफेक्ट। देखो वार्बर्ग इफेक्ट क्या है कि इसमें ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि सेल को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। सेल ग्रोथ ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हाई हाई चाहिए होती है, हाई। तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, अब जितनी ज्यादा सेल ग्रो होगी उतनी ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहेगी। कॉज ऑफ कैंसर, कौन कौन से कैंसर कॉज हो सकते हैं? ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, और जेनेटिक। अब जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है? इनहेरिटेड कॉज्ड बाय कार्सिनोजन, ठीक है, स्मोकिंग, रेडिएशन, कौन कौन से? एक्स रेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, आयनाइजेशन, रेडिएशन, ठीक है, वायरस एंड केमिकल्स। ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं? वही जीन्स जिनके बारे में मैंने बताया था, ऑन्कोजीन्स लाइक P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा, PRV प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा। ये जो जीन्स होते हैं ये ऑन्कोजीन्स होते हैं। इनको हम कहते हैं बेटा प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्को, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं जब इनमें चेंज होते हैं, चेंज, और ये प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल के अंदर, प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल के अंदर, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है। जब इनके अंदर चेंज होते हैं, इमोर्टेलिटी आती है, तो ये बिकम प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या बनाते हैं? ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन, और तब वो सेल कौन सी बन जाती है? कैंसरस सेल, कैंसरस सेल। अब कैंसरस सेल होगी तो इसके अंदर क्या होगी? इमोर्टैलिटी होगी, इमोर्टैलिटी, और इसके अंदर ग्लूकोज इनटेक बढ़ जाएगी, ग्लूकोज इनटेक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन से वायरस होते हैं? वायरस लाइक HPV एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी लिवर कैंसर कॉज करते हैं, और HPV आपका सर्वाइकल कैंसर को कॉज करते हैं। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैंसर। अब डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको बताया था कौन कौन से कार्सिनोमास होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कार्सिनोमास, ठीक है। एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा कैंसर जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स में होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो टाइप्स है कैंसर के, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू और सेल्स के। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट, दो टाइप में कैंसर को डिवाइड करा गया है। एक है आपका बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, एक है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर,
बेनाइन ट्यूमर होता है बेटा, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है, स्पेसिफिक लोकेशन। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये थ्रू आउट द बॉडी होता है, या फिर होता है थ्रू आउट द सिस्टम होता है, थ्रू आउट द सिस्टम, और इट कैन स्प्रेड, ये फैलता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये फैलता रहता है, फिर नियर बाय ऑर्गन्स होते हैं उन्हें जाकर के अफेक्ट करता है, ठीक है। अब बेनाइन ट्यूमर जो होता है इसे सर्जरी के जरिए, बाय द सर्जरी इसे रिमूव करा जा सकता है, बाय द सर्जरी इट कैन रिमूव, इट कैन रिमूव, इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट इज क्योर्ड, नॉट रिमूव बाय सर्जरी, सर्जरी, ठीक है, इसे सर्जरी से आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लाइक लिम्फोमा, ठीक है, माइलोमा, इनके एग्जाम्पल होते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, एक्सेट्रा। देखो, लिम्फोमा हो गए, माइलोमा हो गए, ये सारे जो कैंसर है ये बेनाइन होते हैं, इनको आप सर्जरी करके फाइनली बॉडी से आउट करके आप इन्हें निकाल निकाल सकते हैं। और जो दूसरे हैं जैसे ब्लड कैंसर वगैरह, आप इन्हें बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप ब्लड को बाहर निकालोगे बॉडी से तो फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइट है, इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बता दिया है, बता चुके हैं आपको, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल और टिश्यू, वो किस सेल्स में हो रहा है, किस टिश्यू में हो रहा है, उस बेसिस पे, एक मिनट देना, उस बेसिस पे जो कैंसर होते हैं उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं। पहला है कार्सिनोमा, एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स में होता है, बेसिकली स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर एंड ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर, दीज आर अ काइंड ऑफ कार्सिनोमा कैंसर, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को हम कार्सिनोमा कहते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा, ये भी एक तरीके के क्या है, कार्सिनोमा के टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट। एडिनो कार्सिनोमा स्क्वामस सेल में होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स में होगा तो ग्लैंडुलर एडिनो कार्सिनोमा भी कहते हैं हम इसे, और बेसल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है सार्कोमा, सार्कोमा अकर इन अ कनेक्टिव टिश्यू लाइक अ बोन, मसल एंड फैट। ल्यूकीमिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ blood cancer. Lymphoma and myeloma are the immune cells cancer. Brain and spinal cord tumor, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ये भी एक तरीके के बेनाइन ट्यूमर है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। अब इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर, बायोप्सी के जरिए, इमेजिंग टूल्स के जरिए, ब्लड टेस्ट के जरिए, सर्जरी के जरिए, कीमोथेरेपी के जरिए, रेडियोथेरेपी के जरिए और इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी के जरिए। देखो, आपने इन सब के बारे में सुना होगा, ठीक है, कुछ कुछ के बारे में चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेट, स्लाइड्स लेनी पड़ेगी हमें, थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी। देखो, जब हम बात करते हैं बायोप्सी की बेटा, बायोप्सी की कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, बायोप्सी और एक होती है बेटा ऑटोप्सी। बायोप्सी और ऑटोप्सी, बायोप्सी होती है वो लिविंग बॉडी की होती है, लिविंग सेल की, लिविंग सेल और बॉडी की, और ये डेड की, डेड बॉडी की। आपने देखा होगा ना, आप सीआईडी वगैरह अगर आप देखते होगे कभी, तो आपने सुना भी होगा कि इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट का है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। तो बेसिकली वो जो सर्जरी की जाती है वो ऑटोप्सी कहलाती है, और जो अगर हम किसी लिविंग सेल्स की करते हैं, लाइव बॉडी की करते हैं, तो वो आपकी, वेट, तरह के बारे में डील करते हैं तो उसे हम बायोप्सी कहते हैं। और हम डेड बॉडी के बारे में डील करते हैं जैसे हम पोस्टमार्टम वगैरह, तो हम उसे ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका कैंसर में यूज की जाती है, बेसिकली बायोप्सी कैंसर में यूज की जाती है, कोई भी जैसे लिम्फोमा वगैरह के केस में हम उसमें से स्मॉल सैंपल लेते हैं और फाइनली उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और पता लगाते हैं कि वो एक कैंसर सेल है नहीं है, काफी सारे माइक्रोस्कोपिक और स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है। अब एक कार टी सेल थेरेपी आती है, कार टी सेल थेरेपी, इसका यूज किया जाता है बेटा कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए, कैंसरस सेल को
किल करने के लिए, बेसिकली किल ही करा जाता है इसमें, ठीक है। कार टी सेल थेरेपी, इसमें जो टी सेल होते हैं उनको बॉडी से एग्जिट करके और फाइनली उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके वापस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वापस बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। और उनको ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर जाता है, वो जाकर के कैंसर सेल को, जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको किल कर देती है, कैंसर सेल को किल कर देती है finally, ठीक है। तो ये टारगेटेड थेरेपी है, ये एक तरीके की टारगेटेड थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड प्लीज share my video, subscribe my YouTube channel, and hit the like button. Okay, thank you.